नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट की क्लास 2। टॉपिक का नाम है आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। तो दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक है आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, ये किन किन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये महत्वपूर्ण है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, एलटी ग्रेड के लिए, मास्टर कैडर के लिए और दोस्तों जो डीएसएसबी एग्जाम्स कराती है उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। रीट में भी इसका थोड़ा सा पोर्शन पूछा जाता है। तो अगर आप इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने हिंदी साहित्य की पहली क्लास लेकर आए थे, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने दूसरी क्लास की, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। तो यहाँ पे दोस्तों हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का नामकरण पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो ये देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नामकरण है वो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग नामकरण दिया था। हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल को अलग अलग नामों से वर्गीकृत किया है। कई सारे आचार्य थे, उन्होंने अलग अलग नाम में से इसे पुकारा है। जैसे कि डॉक्टर गिरियर्सन ने इसे कहा है चारण काल। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल या आरंभिक काल कहा है। प्रारंभिक काल या आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल कहकर पुकारा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल या संधि काल कहा है। तो जो सर्वमान्य है वो है आदिकाल। और आदिकाल नाम किसने दिया था, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आदिकाल नाम दिया था हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी के गद्य साहित्य का विभाजन, ये पूछा जाता है, बहुत पूछता है क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को कुछ इस प्रकार विभाजित किया है। हिंदी का गद्य साहित्य पूछ रहा है, हिंदी के गद्य साहित्य का विभाजन। तो उन्होंने गद्य का आविर्भाव 1900 से 1925 तक, संवत 1900 से लेकर के संवत 1925 तक का समय बताया। आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन, जिसे प्रथम उत्थान कहते हैं, उसको 1925 से लेकर के 1950 संवत तक बताया। प्रथम उत्थान पूछा जाता है, प्रथम उत्थान का समय क्या है? तो 1925 से लेकर के 1950, संवत 1925 से लेकर के संवत 1950 तक का समय प्रथम उत्थान कहलाता है। वहीं आगे है गद्य साहित्य का प्रसार, जिसे द्वितीय उत्थान कहते हैं। इसका समय है संवत 1950 से लेकर के संवत 1975 तक। और अंत में गद्य साहित्य की वर्तमान गति, जिसे तृतीय उत्थान कहते हैं, इसका समय है संवत 1975 से लेकर के अब तक। तो दोस्तों इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, प्रथम उत्थान का समय, द्वितीय उत्थान का समय, तृतीय उत्थान का समय क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्थान में विभक्त किया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य साहित्य को इतने भागों में विभाजित किया है। आगे देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन। काल विभाजन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। इनका काल विभाजन सर्वमान्य तो नहीं है, क्योंकि ये काल विभाजन में पूर्णता सफल नहीं हो पाए, परंतु इन्होंने सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किया था। इसलिए इनके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किसने किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम आएगा। और इनका जो काल विभाजन था वो 700 ईस्वी से प्रारंभ होता था। कब से? 700 ईस्वी से प्रारंभ होता था। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन का ज्यादा विकसित था। मतलब जैसे सबसे पहले जो प्रयास किया वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया, उसके बाद
फिर जो जॉर्ज ग्रियर्सन में जो कमियां थी, उन कमियों को देखते हुए मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन से ज्यादा बेहतर था। इनका काल विभाजन कुछ इस प्रकार है। पहले काल मतलब प्रारंभिक काल को दो भागों में इन्होंने बांटा, पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। तो पूर्वारंभिक काल का जो समय था वो संवत 700 से लेकर के 1643 तक का समय था, और उत्तरारंभिक काल का जो समय था वो संवत 1344 से लेकर के 1444 तक का था। फिर दूसरे काल को इन्होंने कहा माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को भी दो भागों में बांटा, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का जो समय है वो संवत 1445 से 1560 तक है, और प्रौढ़ माध्यमिक का जो समय है वो 1561 से लेकर के 1680 तक का है। वहीं अगर बात करें तीसरे भाग में जो बांटा इन्होंने, तो उसका नाम था अलंकृत काल। अलंकृत काल को भी दो भागों में बांटा, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। तो पूर्वालंकृत काल का जो समय है 1681 से लेकर के 1790 तक का है। वहीं उत्तरालंकृत काल का समय है संवत 1791 से लेकर के 1889 तक का समय। फिर चौथे भाग को इन्होंने कहा परिवर्तन काल, जिसका समय है संवत 1890 से लेकर के 1924 तक, और अंतिम काल को कहा वर्तमान काल, संवत 1926 से लेकर के अब तक का समय वर्तमान काल। तो दोस्तों यहाँ पे जो देखने वाली बात यह है कि मिश्र बंधुओं का जो काल विभाजन है वो ये है, प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। तो 5 भागों में इन्होंने काल विभाजन किया था। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो कि सर्वमान्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ 1050 से माना है। हिंदी साहित्य के 9 वर्ष के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में बांटा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का नामकरण कुछ इस प्रकार किया। पहले काल को उन्होंने कहा आदिकाल या वीर गाथा काल, जिसका समय है संवत 1050 से लेकर के संवत 1375 तक। दूसरे काल को इन्होंने कहा पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, जिसका समय है संवत 1375 से लेकर के 1700। तीसरे काल को कहा उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल जिसे रीति काल भी कहते हैं, संवत 1700 से लेकर के 1900 तक इसका समय है। और अंतिम काल को कहा आधुनिक काल या गद्य काल, जिसका समय है संवत 1900 से लेकर के 1984। तो दोस्तों इन्होंने 4 भागों में काल विभाजन किया, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल या आधुनिक काल। उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल। तो इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को जो कि 9 वर्षों तक का समय है उसे 4 भागों में बांटा, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। आगे देखते हैं राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की जो त्रुटियां थी, उन त्रुटियों को संशोधित करके काल विभाजन करने का प्रयास किया था राम कुमार वर्मा ने। इनका काल विभाजन कुछ इस प्रकार है। पहले काल को कहा इन्होंने संधि काल, समय स्टार्ट किया संवत 750 से लेकर के 1000। दूसरे काल को कहा चारण काल, समय है संवत 1000 से लेकर के 1375। तीसरे काल को कहा भक्ति काल, समय है संवत 1375 से 1700। चौथे काल को रीति काल, समय संवत 1700 से 1900। और 5वें अंतिम काल को इन्होंने कहा आधुनिक काल, संवत 1900 से लेकर के अब तक का समय। तो जो राम कुमार वर्मा ने काल विभाजन किया, उन्होंने 5 भागों में काल का विभाजन किया, संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। अपभ्रंश भाषा, इसमें कुछ तथ्य देख लेते हैं। अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। पहली अवस्था है पाली और दूसरी अवस्था है प्राकृत।
अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। आचार्य हेमचंद्र व वाग्यभट्ट ने इसे ग्राम भाषा कहा है। आचार्य हेमचंद्र और वाग्यभट्ट ने इसे ग्राम भाषा कहा है। यह पूछा जाता है कि ग्राम भाषा निम्नलिखित में से किन्होंने कहा, किसे? अपभ्रंश को। निम्नलिखित में से अपभ्रंश भाषा को ग्राम भाषा किसने कहा? तो नाम आएगा हेमचंद्र और वाग्यभट्ट ने। फिर है अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग पंतजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में किया था। अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग पंतजलि ने किसमें किया था? अपने ग्रंथ महाभाष्य में। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा के उद्भव व विकास में अपभ्रंश का जन्मकाल 700 ईस्वी स्वीकार करते हैं। कब? 700 ईस्वी। किसने स्वीकार किया है? उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा के उद्भव व विकास में अपभ्रंश का जो जन्मकाल है वो 700 ईस्वी स्वीकार करते हैं। अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस्कृति भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी है। कौन सी है? अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस्कृति भरतेश्वर बाहुबली रास। इसकी रचना शालिभद्र सूरि ने की है। मुनि जिन विजय सूरि ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है। जैन साहित्य परंपरा का अगर पूछता है पहला ग्रंथ कौन सा है, तो भरतेश्वर बाहुबली रास है, शालिभद्र कृत। शालिभद्र सूरि ने पंच पांडव चरित्र रास की रचना भी की है। शालिभद्र सूरि ने भरतेश्वर बाहुबली रास के अलावा पंच पांडव चरित्र रास की भी रचना की है। हुमान रासों के रचनाकार दलपति विजय हैं। वहीं अगर ढोला मारूरा दोहा पूछता है तो उसके रचनाकार कवि कल्लोल है, कवि कल्लोल। फिर है हिंदी का प्रथम कवि। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाला होता है क्योंकि अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग कवियों को प्रथम कवि माना है। तो चलिए देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम कवि, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि का जो नाम है वो सरहापाद है। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों ने हिंदी के प्रथम कवि का नाम सरहापाद है। मतलब जो अधिकांश साहित्य इतिहासकार हैं उनके अनुसार सर्वसम्मति है कि सरहापा ही पहले हिंदी के पहले कवि हैं। सरहापा सिद्धों में सबसे पुराने भी माने जाते हैं। सरहापाद जो हैं वो सिद्धों में सबसे पुराने भी माने जाते हैं। तो बात करते हैं राहुल संकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के लगभग सरहापाद 7वीं शती इनका समय काल माना है को हिंदी का पहला कवि माना है। ये बौद्ध धर्म के वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक तथा 84 सिद्धों में से एक थे। वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक कौन है? यह भी प्रश्न यहाँ पे मिल गया। सरहापाद हैं और ये 84 सिद्धों में से एक है। सरहापाद की रचनाओं का संपादन राहुल संकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से किया है। तो ये प्रश्न भी बनता है कि सरहापाद की रचनाओं का संपादन राहुल संकृत्यायन ने किस नाम से किया? दोहा कोश नाम से किया। फिर आगे है गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ये देखिए जो गणपति चंद्रगुप्त हैं उन्होंने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वहीं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वीकार किया है स्वयंभू को और गणपति चंद्रगुप्त ने स्वीकार किया है शालिभद्र सूरि को। लेकिन जो सर्वसम्मति है वो सरहापाद की है कि सरहापाद ही हिंदी के पहले कवि हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अपभ्रंश। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में कहा है। इनका कथन है और यह कभी कभी पूछा भी जाता है। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदि काल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश और कुछ लोग पुरानी हिंदी कहते हैं। 12वीं शताब्दी तक
निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन हो गया था। तो ये कथन जो है कभी कभी पूछ लेता है, ये कथन किस आचार्य का है। फिर आगे है, रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राक्ताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। पुरानी हिंदी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? प्राक्ताभास हिंदी या अपभ्रंश। अपभ्रंश का पुरानी हिंदी नामकरण कैसे हुआ? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। इनकी प्रसिद्धि का कारण इनके द्वारा लिखी कहानी है, उसने कहा था। यह कहानी द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित प्रेम संवेदना की कहानी है, जो 1915 में प्रकाशित हुई। यह पूर्व दीप्ति मतलब फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित कहानी है। इसे औपन्यासिक कहानी एवं कहानी में मील का पत्थर कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक और प्रश्न मिल गया कि कहानी में मील का पत्थर किस रचना को कहा जाता है? तो वो रचना है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, किसमें? यूजीसी नेट में भी और टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया है। तो दोस्तों देख लेते हैं अपभ्रंश का वाल्मीकि, हालांकि आपको याद होगा। तो चलिए देखते हैं स्वयंभू। स्वयंभू देव 8वीं शती लगभग इनका समय माना जाता है। सर्वमान्य रूप से अपभ्रंश के श्रेष्ठ कवि माने गए हैं। अपभ्रंश का श्रेष्ठ कवि किसे माना गया है? स्वयंभू को। स्वयंभू कृत पउम चरिऊ 5 कांड है इसमें और 83 सर्ग का ये एक विशाल महाकाव्य है। पउम चरिऊ 5 कांड और 83 सर्गों का एक विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है। अपभ्रंश का आदि काव्य किसे माना गया है? स्वयंभू का पउम चरिऊ। अतः स्वयंभू को ही अपभ्रंश का प्रथम महाकवि, अपभ्रंश का वाल्मीकि इत्यादि कहा गया है। अपभ्रंश का प्रथम कवि और अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? स्वयंभू को। इनका एक ग्रंथ है पउम चरिऊ, जिसमें 5 कांड और 83 सर्ग हैं। यह एक विशाल महाकाव्य है। अपभ्रंश का भवभूति, यह भी बहुत पूछा गया है। अपभ्रंश का वाल्मीकि और भवभूति। अपभ्रंश के दूसरे कवि हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है महापुराण, दूसरी जयकुमार चरिऊ, तीसरी जसहर चरिऊ। महापुराण में कवि ने 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन किया है। खड़ी बोली में काव्य सृजन। खड़ी बोली में, ये कड़ी लिखा हुआ है लेकिन आप खड़ी है, खा की जगह का हो गया है। तो खड़ी बोली में काव्य सृजन। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन है? अमीर खुसरो। इस भाषा का नाम हिंदवी सबसे पहले उन्हीं की रचनाओं में मिलता है। सबसे पहले खड़ी बोली में काव्य सृजन करने वाले कवि कौन है? अमीर खुसरो हैं। और जो खड़ी बोली मतलब इसका नाम हिंदवी, जो हिंदी का जो नाम है हिंदवी, सबसे पहले इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। हालांकि अमीर खुसरो फारसी के भी बहुत अच्छे, बहुत बड़े भारतीय कवि थे। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास उन्होंने ही किया था। किन्होंने? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं निम्नलिखित हैं। खालिक बारी, मुकरियाँ, पहेलियाँ, 2 सुखने तथा गज़ल। खालिक बारी, मुकरियाँ, पहेलियाँ, 2 सुखने तथा गज़ल। इन पे यह प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से खड़ी बोली में सृजन या रचना करने वाले सर्वप्रथम कवि कौन है? तो यहाँ पे आता है अमीर खुसरो।
और दूसरी चीज़ है कि ये पूछता है कि निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है, तो वहाँ पे उनकी रचनाएं दे दी जाती हैं जिनमें खालिक बारी, मुकरियाँ, पहेलियाँ, दो सुखने तथा गज़ल हैं। इसके अलावा कोई सा हटाकर एक और दे देता है, तो जिसमें से हमें बताना होता है कि सही क्या है। तो सही यहाँ पे दिया हुआ है खालिक बारी, मुकरियाँ, पहेलियाँ, दो सुखने तथा गज़ल। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों का उद्देश्य। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि वे बहुत ही विनोदी सहृदय कवि थे। जनजीवन में घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले विद्वानों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ तथा और मुकरियाँ लिखी। मतलब ये जो पहेलियाँ और मुकरियाँ थी, इनका उद्देश्य था जनता का मनोरंजन हो। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले पहले कवि भी अमीर खुसरो हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथ की संख्या 100 बताई जाती है। कितनी बताई जाती है? 100 बताई जाती है, जिनमें अब तक 20 से लेकर के 21 रचनाएं ही उपलब्ध हैं। 20 से 21 ग्रंथ ही उनके अभी तक उपलब्ध हैं, लेकिन रचनाएं उनकी जो ग्रंथ हैं टोटल बताए जाते हैं कि 200 लगभग ग्रंथों की रचना उन्होंने की थी। राउल वेल शिलांकित करती राउल वेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। चंपू काव्य है राउल वेल। यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से राउल वेल क्या है? एक चंपू काव्य है। इसकी रचना राउल नायिका के नक्शिक वर्णन, राउल जो नायिका है उसके नक्शिक वर्णन के प्रांग में हुई है। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया, फिर आगे गद्य में किया। तो जो चंपू काव्य होता है वो गद्य और पद्य मिश्रित रचना को ही चंपू काव्य कहते हैं। इस कृति के रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि। कौन है? रोड़ा कवि। राउल वेल से ही नक्शिक वर्णन की परंपरा की शुरुआत होती है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियां मिलती हैं, जिसमें राजस्थानी प्रमुख है। तो जो राउल वेल है रचनाकार है रोड़ा कवि, और इसमें नक्शिक वर्णन मिलता है, और ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है। और दूसरी चीज कि नक्शिक का जो वर्णन है वो इसी कृति से शुरुआत होती है उसकी। इस कृति की जो भाषा है वो राजस्थानी है, जबकि इसमें 7 बोलियां और भी मिलती हैं, लेकिन प्रमुख भाषा है राजस्थानी। महत्वपूर्ण तथ्य। व्याकरण ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी के लगभग। इसके रचनाकार हैं दामोदर शर्मा। सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। नाथपंथी जिन ग्रंथों को मानते हैं उनमें सबसे प्राचीन ग्रंथ है खेरंड संहिता और शिव संहिता। खेरंड संहिता और शिव संहिता। गोरखनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ गोरखनाथ ज्ञानामृत गोरक्ष कल्प है। जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य को अगम कहा जाता है। इसकी संख्या 12 बताई जाती है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? अगम, और इसकी जो संख्या है वो 12 बताई जाती है। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, जो कि क्लास 3 होगी हमारी, तो अभी यह कंप्लीट नहीं हुआ है। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां आगे भी हम लेकर आएंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव बताएं कि किस तरह से हम आपको और बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। अभी अगर हम बेहतर नहीं कर रहे हैं तो हम उसमें और इम्प्रूवमेंट लाएंगे। आपको क्लास समझ में आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। और दोस्तों अगर आप इसके PDF लेना चाहते हैं तो हमें 7999022618 पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये PDF पेड होंगी। बाकी अगर आप वीडियोज से देखना चाहते हैं तो कंप्लीट सिलेबस आपको यूट्यूब पे करा रहे हैं हम। दोस्तों अगर आपके पास और भी अच्छे सुझाव हैं जिस तरीके से हम वीडियो बना के आपको समझा सकें, तो वो सुझाव आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें कितना समझ में आता है। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।